अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज मोहम्मद सुलेमान और आज इस वीडियो के अंदर हम डाउट यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2009 के पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स की 30 एमसीक्यूज जो इस 2009 के अंदर आए थे उसको सॉल्व करेंगे। पास्ट पेपर जो है मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर किसी बच्चे को अभी तक पास्ट पेपर नहीं मिले डाउट यूनिवर्सिटी के तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वो फेसबुक का लिंक होगा। आप उसको ओपन करेंगे तो आपको जो है पास वर्ड मिल जाएंगे और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना एमसीक्यूज को। यहाँ आप देख सकते हैं कि 11 एमसीक्यू से स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का क्वेश्चन आपका। और ये एक फाइल ये है और एक फाइल आपके पास ये वाली है। ठीक है, दोनों फाइल के एमसीक्यूज टोटली सेम है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर व्यू है, तभी मैं यहाँ से जो है आपका एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। और फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन आर वन पोजीशन से पार्टिकल मूव कर रहा है R2 पोजीशन की तरफ। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, आपको फोर्स वेक्टर गिवन है और आपको वर्क डन जो है फाइंड करना है। यहाँ पर आपने वर्क डन का फॉर्मूला यूज करना है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर आपका क्या, आपके पास क्या है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है। फोर्स भी गिवन है, सिर्फ आपने फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। इसका सोल्यूशन जो है आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर। ठीक है, अब डेल्टा आर क्या है, R2 माइनस R1। R2 वेक्टर जो है आपके पास ये सवाल में यहाँ तक गिवन है, सही है, और ये आपको R1 वेक्टर भी गिवन है। अब आपने क्या करना है, आई वाले जो है उनको एक तरफ कर लेना है। अब आई वाले को पहले बाद में करना है, पहले आपने यहाँ तक जो है इसको लिख दिया एज इट इज और माइनस को मल्टीप्लाई कराया पूरी ब्रैकेट से। तो माइनस का 3i माइनस का 2j माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6k। अब आपने आई वाले को सॉल्व करना है। 14i में से 3i माइनस किया 11i आ जाएगा। इसी तरह 13j में से माइनस 2j किया तो प्लस 11j और प्लस 9k में से प्लस 6k किया तो प्लस 15k। डेल्टा आर आपके पास आ चुका है। फोर्स वेक्टर आपके पास गिवन था, आपने दोनों वेक्टर को जो है फोर्स वेक्टर और जो आपके पास डेल्टा आर का वेक्टर आपने यहाँ पर पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं पुट कर दिया। अब आपने मल्टीप्लाई कराना है 8 को 11 से, 8 मेरे को मल्टीप्लाई करा 11 से और आई डॉट आई, मैंने आपको बताया था कि जब भी आई डॉट आई आता है या जे डॉट जे या के डॉट के तो वो 1 के बराबर होते हैं जब सेम हो। ठीक है, आई और आई सेम है तो 1 के बराबर है, जब आई और जे आ जाएगा तो फिर वो डिफरेंट हो जाएंगे तो वो 0 के बराबर होंगे। तो इस वजह से आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के हमने ले लिए और 8 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, 6 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया। आपने इनको सॉल्व किया, 88 आ गया, यहाँ से 22 आ गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा आपके पास। तो इसी तरह आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास फोर्स की जो आंसर आएगा वो 200 यूनिट्स आएगा। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर ई ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी आपके पास जो स्लाइड कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, उसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड की उसके पास स्पीड है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आपको म्यू गिवन है, 0.2 के बराबर जो है गिवन है। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सही है, रेस्ट में आने से पहले जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपको वो फाइंड करना है। हम इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम आपके साथ शेयर किया है कि आपके पास ये बॉडी थी कि वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है मूव कर रही थी। ठीक है, और वो जब वो रेस्ट में आई, रेस्ट में आने से पहले उसने जितना डिस्टेंस कवर किया ना वो डी के बराबर है, हमने उसको फाइंड करना है और म्यू की वैल्यू आपके पास 0.2 गिवन थी। ठीक है, और दूसरा, अगर वो रेस्ट में आएगी जाहिर है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सही है, तो अब इसका जो सॉल्व करने का तरीकाकार है वो ये है कि आपने हमें वर्क एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है जो कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। आपको पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डी के बराबर होता है। और आपको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर एक दफा फाइनल वेलोसिटी ली है, एक दफा मैंने इनिशियल वेलोसिटी ली है। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, आपने 0 पुट किया, ये पूरी टर्म जो है आपके पास 0 हो जाएगी। और ये आपके पास जो है इनिशियल वेलोसिटी 10 थी। ठीक है, हमने इसको भी यहाँ पर पुट नहीं किया। ठीक है, तो हमने इसको वैसे -1/2 एम वी आई स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर जो है एंगल cos 180 हम पुट करेंगे। थीटा जो है हमारे पास 180 है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है ना वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन को जो है रिजिस्ट करती है, डी एक्सेलरेशन पैदा करती है।
तो जब cos 180 हम पुट करेंगे तो आंसर जो है माइनस का आएगा, तभी यहाँ पर जो है माइनस का साइन आया, ठीक है। तो माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होती है, म्यू आर के बराबर होती है, ठीक है, म्यू आर के बराबर होती है। और आर जो है आपके पास क्या होता है, ये आपका रिएक्शन फोर्स होती है जो कि एम जी के बराबर होती है। आपने म्यू एम जी यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आपने म्यू एम जी जो है पुट कर दिया, ठीक है, एफ की जगह पे, और यहाँ पर डी आपके पास सेम एज इट इज आ जाएगा, और ये चीज आपके पास एग्जैक्ट आ गई। अब आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। आपने इस सबको यहाँ से मास से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपने राइट साइड पे जो है शिफ्ट करा दिया, और आपने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, आपने म्यू की वैल्यू पुट कर दी, और जी की वैल्यू पुट की, आपके पास डी का आंसर जो है 25 आ गया। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है जो कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया है कि आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू म्यू आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर हो गया, और यहाँ पर आर जो है आपके एम जी के बराबर हो गया। अब एम से एम कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू म्यू जी के बराबर आ गया। अब आपके पास म्यू की वैल्यू गिवन थी 0.2, और जी जो है आपके पास 10 होता है ग्रेविटी की वैल्यू। एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर ली। अब यहाँ पर आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, ठीक है, और आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या आपके पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 10 है, आपने एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड कर ली थी, आपने सॉल्व किया, आपके पास आंसर 25 मीटर आया। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा 25 मीटर होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ बैटरी हुज ईएमएफ इज 40 वोल्ट। आपको ईएमएफ गिवन है 40 वोल्ट, ठीक है। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम का। आपकी जो बैटरी है वो कनेक्टेड है 15 ओम रेजिस्टर से, ठीक है, जो कैपिटल आर के बराबर है आपके पास। आपको वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है अक्रॉस आर के। इसका सोल्यूशन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह हमने सवाल को सॉल्व करना है। ये आपके पास बैटरी के डिस्चार्ज इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ई इसके अंदर क्या है, ईएमएफ है, ये आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल है, ये आपके पास करंट है, और ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर आप इसी फॉर्मूले के और ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर ओम्स का फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको E गिवन है सवाल में, आपको कैपिटल R गिवन है और स्मॉल r गिवन है। आपको करंट पहले सबसे पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने करंट को कॉमन लिया, तो आपके पास ये ब्रैकेट में जो है कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ गया। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट किए, ईएमएफ 40 पुट कर दिया, कैपिटल R 15 पुट कर दिया, स्मॉल r जो है 5 पुट कर दिया। तो आपने करंट फाइंड किया, तो आपके पास अगर आप इसको करें तो 2 आंसर जो है 2 एम्पियर आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, करंट का आपके पास आंसर आ गया। करंट फाइंड करने के बाद आपने वोल्टेज फाइंड करना था सवाल के अंदर, और वो किसके अक्रॉस फाइंड करना है, कैपिटल आर के। कैपिटल आर हमारे पास कितना था, 15 गिवन था, तो आपने 15 को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 30 वोल्ट आंसर आ गया। अगर वो आपको बोलता कि आपने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है अक्रॉस स्मॉल आर, तो यहाँ पर आप स्मॉल आर का यूज करते हैं, लेकिन उसने आपको कैपिटल आर कहा, तो आपने जो है 30 वोल्ट आपके पास आंसर आएगा, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज, आपको क्यू गिवन है सवाल में, विद स्पीड ऑफ, आपको स्पीड गिवन है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है वो आपके पास, सही। इसको हम आगे देखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन होती है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है 0.5 टेस्ला के बराबर है। अब वो बोल रहा है कि अ पार्टिकल वेलोसिटी एज इट एंटर द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। आपको मैग्नेटिक फोर्स जो है फाइंड करनी है, ठीक है। सोल्यूशन इसका देख लेते हैं कि आप सोल्यूशन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको गिवन है स्पीड गिवन है 2 एक्सपोनेंट 4 के बराबर गिवन है। नेक्स्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ गिवन है बी 0.5 टेस्ला के बराबर, और इसी तरह आपको चार्ज जो है वो गिवन है। सवाल में उसने खुद ही बताया कि पार्टिकल की वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका क्या मतलब है कि आपका एंगल जो बनना है वो 90 डिग्री बनना है। जब 90 डिग्री आपका एंगल बनेगा तो साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आपको पता है कि चार्ज गिवन है आपके पास, वेलोसिटी गिवन है, और बी जो है आपको वो भी गिवन है, और एंगल आपको पता है कि 90 हो गया, 90 का पूरा 1 के बराबर हो गया। ये तो खत्म हो गया फॉर्मूले से। अब आपके पास ये बचा, आपने जस्ट वैल्यूज को इंटर करना है, सही है। वैल्यूज को इंटर करने के बाद देखो चार्ज आपको नेगेटिव गिवन था, नेगेटिव जस्ट आपको ये इंडिकेट कर रहा होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो वो आपका कोई लेन देन नहीं होता, आपने सिर्फ उसको पॉजिटिव ही पुट करके सॉल्व करना होगा। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी, और आपको पता है कि जब मैं इसको 10 एक्सपोनेंट पावर के अंदर लेके आऊंगा तो ये 10 एक्सपोनेंट माइनस 2 हो जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट ये रहा और एक 0 ये रहा, ये आपके पास 10 पावर माइनस 2 हो जाएगी। इसको 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ आपके पास वैसे आ जाएगा।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर 4 बचा तो 4 ऐसे लिख दिया आपने। अब ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 4 है, तो +4 - 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, तो 4 एक्सपोनेंट 2 आ गया। अब इसी 4 एक्सपोनेंट 2 को 400 लिख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या है, 400 न्यूटन। आप अपने ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास ई ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू से, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल execute uniform circular motion with a uniform magnetic field if the charge is q and the radius of path is r। आपका एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली और इसको हम देख लेते हैं सोल्यूशन इसका, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपने इस सवाल में करना क्या था। देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंटीमीटर फोर्स के बराबर है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, क्यू वी बी साइन थीटा, जो कि हमने अभी ऊपर सवाल सॉल्व किया है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर फोर्स जो है एम वी स्क्वायर आर के बराबर होती है, अपॉन आर के बराबर होती है, सही है। और यहाँ पर अब आप देखें तो हमने यहाँ पर जो वेलोसिटी ली है वो हमने वाई डायरेक्शन के अंदर ली है, ना कि एक्स के अंदर ली है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी बॉडी सर्कुलर मूव कर रही होती है ना, तो वहां पर आपके जो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वही जो है उसको सेंटीमीटर फोर्स के लिए रोटेट करवा रही होती है। इस वजह से हमने जो है वी साइन थीटा लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया। अब आपने वी साइन थीटा का स्क्वायर किया तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर ये हुआ, देखिए कि आपने क्यू बी भी जो है यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया, क्यू बी साइन थीटा जो है राइट साइड पे शिफ्ट करा दिया और आर जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे चला गया। अब ये चीज जो है यहाँ पर कैंसिल हो रही है, वी भी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो स्क्वायर है ये इसका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो आखिर में बचेगा आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। यहाँ तक जो है आपने कर लिया। अगर आप अपने ऑप्शंस देखें ना, तो ऑप्शंस के अंदर देखें यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखें कि आपके पास ऊपर जो है एम बी लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑप्शंस में एम बी कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको एम बी को और सॉल्व करना है। तो लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू एम बी, ठीक है। आपने पी पुट कर देना एम बी की जगह पे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, यहाँ पर साइन थीटा जो है यहाँ से किस वजह से रिमूव हुआ है, आपने यहाँ पर ये चीज को भी अंडरस्टैंड करना है। ये एंगल जो है आपके पास साइन थीटा का वो 90 के बराबर जब हो जाता है तो वो 1 के बराबर आ जाता है, सही है। तो यहाँ पर इस वजह से एम बी जो है आपके पास पी के बराबर आ गया, अपॉन में क्यू बी आ गया। अब यहाँ पर आप क्यू बी को शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास पी के बराबर आ जाए क्यू बी आर के बराबर जो है लीनियर मोमेंटम आपके पास आ चुका है। आप अपने ऑप्शन देखेंगे तो आपके ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। आपने सवाल में फाइनली यही करना था कि पार्टिकल लीनियर मोमेंटम क्या होती है, तो वो पी होता है, ठीक है। तो पी किस बराबर आया, क्यू बी आर के बराबर आया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, a transverse wave on a longitudinal on a long horizontal rope with a wavelength of 8 मीटर। आपको लैम्डा गिवन है और आपको ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जब टाइम 0 था तो जो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, मतलब एम्पलीट्यूड था, वो +a था। और इसी तरह जब कुछ टाइम के बाद जो है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो -a हो गया, तो आपको वही यहाँ पर टाइम बताना है कि क्या टाइम होगा कि अब उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है -a के बराबर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आप देखें यहाँ पर ये चीज आपको सवाल में गिवन थी जो मैंने बता दिया आपको। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम जो आपके पास पीक पॉइंट होता है ना, तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और टाइम 0 पे आपके पास +a था। अब ये बोल रहे हैं कि क्या टाइम होगा ताकि अब -a हो जाएगा। आपको मैंने जब बताया था ये आपके पास एंटी नोड होता है, ठीक है, एंटी नोड है आपके पास, ठीक है, एंटी नोड। अब 2 एडजेसेंट एंटी नोड का डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है कि लैम्डा अपॉन 2 होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने कराची यूनिवर्सिटी इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी ना, देखिए वो फजूल नहीं है, वो आपके यहाँ पर भी यूज में आएंगी, ठीक है। तो आप उनको भी देख के समझें कि वहां पर मैंने क्या बताया था। तो वहां पर मैंने यही बताया था लैम्डा अपॉन 2 के बराबर होता है जब 2 नोड एडजेसेंट हो या फिर जब 2 एंटी नोड एडजेसेंट हो, उनका दरमियान डिस्टेंस जो है लैम्डा अपॉन 2 के बराबर होता है। तो सर क्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस क्या है, लैम्डा अपॉन 2, मतलब हाफ वेवलेंथ तक आपके पास डिस्टेंस है। आपने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया v इक्वल टू एफ लैम्डा। आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, v आपको गिवन है, लैम्डा गिवन है, आपने सॉल्व किया, फ्रीक्वेंसी क्या है 0.25। टाइम पीरियड आपको पता है कि रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, 1/0.25 आ गया। आपने सॉल्व किया, आपके पास 4 सेकंड जो है टाइम आ गया। अब ये 4 सेकंड जो टाइम आया है ना, ये पूरी एक वेव को कंप्लीट करने का टाइम है, पूरी एक वेव को कंप्लीट करने का टाइम है 4 सेकंड। लेकिन हमारे पास क्या है, हाफ वेव है। तो हाफ वेव का टाइम जो है जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जाहिर है हाफ वेव का टाइम आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 सेकंड जो है आंसर निकल आया। लेकिन हमने जो टाइम फाइंड करना है ना, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है, ठीक है, ना कि हमने पूरी वेव का टाइम फाइंड करना है। तो इस वजह से हमने 2 से डिवाइड यहाँ पर किया है।
नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास, इसका आंसर आपके पास 2 सेकंड आ चुका है। आपने डायमेंशन फाइंड करनी है वॉल्यूम की और एक्सेलरेशन की, तो इसको हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, और आपको पता है कि लेंथ किसका यूनिट है, लेंथ जाहिर है मीटर का यूनिट लेंथ ही होता है ना, तो आपने यहाँ पर एल लिखना है और आपने इसके ऊपर क्यूब लिख दिया, ये आपके पास सॉल्व हो चुका है। देखिए आपने जब भी आपने डायमेंशन फाइंड करनी हो ना, तो आप उसको यूनिट सॉल्व करें, यूनिट से सॉल्व करेंगे आपका टाइम सेव होगा। एक्सप्लेनेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है कि मीटर क्या होती है, लेंथ होती है, तो आपने यहाँ पर लेंथ लिख दिया। तो सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो आपने टी लिख दिया, ठीक है, टी का स्क्वायर आ गया। आप टी के स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो टी -2 हो जाएगा। तो अब यहाँ में आपके पास क्या आंसर आया, एल क्यूब और एल टी -2 आंसर आया, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, a vector such the velocity of a body undergoing uniform translational motion which can be displaced parallel to itself and applied to any point is known as dash। देखिए आपके पास थ्री वेक्टर होता है, थ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो को मूव करता है, ठीक है, उसका एक कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता, ठीक है, वो पैरेलल जो है वो डिस्प्लेस होता रहता है। तो इस वजह से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि इसका ओरिजिन जो है फिक्स नहीं होता, वो डिस्प्लेस होता है पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू उसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी, आपको फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी है। आपको 3 सेंटीमीटर का रेडियस गिवन है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात कर रहा है, आपको करंट गिवन 25 एम्पियर का, और म्यू नॉट जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7 जो आपको गिवन है। सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, आपको फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी थी, तो आपने फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू 5/A। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले का यहाँ पर इतना यूज नहीं है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बता दिया। b इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन 2πr, ठीक है। आपको सवाल के अंदर आई गिवन था, आपने यहाँ पर पुट कर दिया 25 एम्पियर, 3 सेंटीमीटर गिवन था, हम इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपको पता है जब भी आपको सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना हो मीटर के अंदर, तो आप इसको 3 एक्सपोनेंट -2 लिख दिया करें, 3 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। तो जब आप 3 एक्सपोनेंट -2 लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है, 0.03 के ही बराबर है। जब आप इसको इस एक्सपोनेंट से इस फॉर्म में लिखेंगे तो 0.03 ही बनेगा। आपने रेडियस पुट कर दिया, ठीक है, आई पुट कर दिया, और न्यू की वैल्यू आपको गिवन थी सवाल में 4 एक्सपोनेंट -7। अब देखिए 3.142 से पाई कैंसिल होगी, ये 3.142 है, ये पाई ही है, ये पाई की वैल्यू लिखी है मैंने, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब 2 1 2, 2 to the 4, ये 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचा है, 2 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 0.03। आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास जो आंसर आएगा 1.67 एक्सपोनेंट -4 टेस्ला जो है आपके पास आंसर आएगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है 20 एमसीक्यूज। ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। आपको साइज ऑफ इमेज का कंपेयर करना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। देखिए आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ Q अपॉन P। Q क्या है, साइज ऑफ इमेज, P क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बस इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है कि उसके साइज से क्या फर्क पड़ा। सोल्यूशन देखते हैं इसका। आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, आपको पता है ये इक्वेशन होती है, ठीक है, आप लेंस फॉर्मूले की। तो आपने फोकल लेंथ पुट कर दिया 15, और आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन था 30, आपने पुट कर दिया। आपने सॉल्व किया, आपके क्यू जो है 30 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर आपके पास आंसर तो आ गया। अब आपने इसको कंपेयर करना है, इसमें मैंने आपको बताया एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। क्यू क्या है 30, पी भी क्या है 30, दोनों सेम सेम आए हैं, तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास साइज क्या रहेगा, सेम साइज रहेगा, क्योंकि आंसर दोनों के 30 1 30, 30 1 30। लेट्स सपोज आपको ऑब्जेक्ट गिवन था 30 का, आपके पास इमेज जो आती है वो 60 की आती है। तो अब 30 60, 31 60, अब जो है साइज ऑफ इमेज जो है आपके पास ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो ये केस भी आपके पास आ सकता है। इसका एक और तरीका भी होता है सवाल सॉल्व करने का, वो यहाँ पर मैंने डायग्राम की हेल्प से बताया है कि डायग्राम जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी होती है समझना, बच्चे भूल जाते हैं। जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है 2f के ऊपर प्लेस हो, तो उसकी इमेज भी जो है 2f के ऊपर बनती है। इसका समझने का तरीका ये है कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपके पास क्या है, फोकस है। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, आपके पास फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ आपको सवाल में गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ और ट्वाइस ऑफ फोकस के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी
15 का ही होगा। तो 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है 2f के ऊपर प्लेस है, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f पे बनेगी। और जब भी आपकी इमेज 2f पे बन रही हो तो उसका मतलब जो है उसकी मैग्निफिकेशन जो है 1 है, तो आपका साइज जो है सेम रहेगा। आप यहाँ पर ऑप्शन पे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, ठीक है, करंट गिवन है आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास गिवन है, और आपको नंबर डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम जो है आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखो ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। ये याद करना बच्चों को मुश्किल है, आप इसको वीना के तौर पे याद सकते हैं, वीना, ठीक है। तो वी जो इसके अंदर आपके पास जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई आपके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज है, एन आपके पास नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है जो कि हमें फाइंड करना है, ए आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। आपने एन को सेपरेट कर लिया तो आपके पास इस तरह की आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आई की वैल्यू पुट कर दी 6 एम्पियर जैसा आपके पास, ठीक है। दिस वेलोसिटी आपको गिवन थी, आपने पुट कर दी। इलेक्ट्रॉन चार्ज आपको पता है कि 1.6 एक्सपोनेंट -19 के बराबर होता है, आपने वो पुट कर दिया। और आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, 5 एक्सपोनेंट -6, आपने ये पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की ट्रिक को यूज किया है। अगर आप 1.2 है, आप 1.2 को 12/10 लिखेंगे ना, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे 1.2 ही आएगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और जितने भी एक्सपोनेंट थी ना मैंने इनको आखिर में जाके लिखा, ठीक है। और यहाँ पे 1.6 को मैंने इसी तरह 16/10 लिख दिया और 5 को यहाँ पर लिख दिया। इसकी पावर जो है एक्सपोनेंट -4 यहाँ पर आ गई, -19 यहाँ पर आ गई, और -6 यहाँ पर आ गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए जो 10 है ना, आपस में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर मैंने 6 कंसीडर कर दिया, 6 × 6 = 12, और ये जो 100 है ऊपर जाके 100 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10, और ये 16 आपके पास सेम एज इट इज आ जाएगा। आपने इनकी पावर को आपस में ऐड करना है तो -29 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये 10 -29 जो है इसको वैसे ही रहा, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 10/16 बचा। आपने 2 के टेबल में 2 5 10, 2 8 16, ये आपके पास आ गया 5/8 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करें यहाँ पर, ठीक है, 5/8 को जो है सॉल्व करें। अब जाहिर है 5 छोटा नंबर, हम लोग जहाँ जीरो के हेल्प से यहाँ पर एक जीरो प्लेस किया मैंने, और फिर आपको सॉल्व किया। ये मैंने पूरा डिवीजन करके दिखाया, आप इस डिवीजन को देख सकते हैं। ये जिसका आंसर 0.625 आया, तो 0.625 आपने यहाँ पर पुट कर दिया। एक्सपोनेंट प्लस का 29 किस तरह आया, यहाँ में जाके ऊपर जाके प्लस का हो गया था। यहाँ तक आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपके पास सवाल में एक्सपोनेंट 28 की फॉर्म में जो है ऑप्शन गिवन है। तो आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट किया 6.25, ताकि पावर जो है 28 हो गई। इस तरह से आपके पास आंसर आएगा 6.25 एक्सपोनेंट 28, ये आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो है 22 MCQs, अ थर्मोकपल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम। आपको आर गिवन है, ठीक है, और आपको टेम्परेचर गिवन है 373 और 273 केल्विन, ठीक है। आपको ईएमएफ गिवन है थर्मोकपल का, और 1 के डिफरेंस के ऊपर आपको ये वैल्यू गिवन है थर्मोकपल की। या हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करूंगा ये सवाल किस तरह सॉल्व करना है। थर्मोकपल का रेजिस्टेंस गिवन है आपको, आपने करंट फाइंड करना है गैल्वेनोमीटर का। सोल्यूशन देख लो इस सवाल का। गैल्वेनोमीटर जो है R = 30 ओम के बराबर गिवन है, थर्मोकपल जो है R = 6 ओम के बराबर गिवन है। टोटल रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, दोनों को सम कर देंगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया 36 ओम। अब टेम्परेचर T1 गिवन है, T2 गिवन है, डेल्टा टी से आपने इनके दरमियान में डिफरेंस निकाला तो 100 केल्विन के बराबर आ गया। अब इसके बाद जो ईएमएफ जो है आपको थर्मोकपल की गिवन थी फॉर 1 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, तो वो किसके बराबर थी, 90 माइक्रोवोल्ट। अब आपको पता है कि माइक्रो किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट -6 के, तो मैंने यहाँ एक्सपोनेंट -6 जो है पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 100 केल्विन है, जबकि आपको ईएमएफ जो गिवन है वो सिर्फ 12 केल्विन की गिवन है। तो आपने 100 को जो है मल्टीप्लाई करा दिया 1 केल्विन की ईएमएफ से, तो आपके पास जो है अब जो ईएमएफ आई है ये आपके पास 100 केल्विन के लिए आई है, सही है। अब इसके बाद जो है आपने करंट का फॉर्मूला लगाया I = V/R। अब आपको ईएमएफ गिवन है 100 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस की, जो आपने यहाँ पर फाइंड की थी 90 एक्सपोनेंट -4 आपने पुट कर दी। आर आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है 36 ओम के बराबर है, आपने यहाँ पर पुट कर दिया। आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास करंट की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी निकल के, ठीक है।
आपने इसको एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट किया और आपको पता है एक्सपेंड माइनस इसके बराबर होता है माइक्रो के, तो 250 माइक्रो एम्पियर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट 23 एमसीक्यूज जो है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बी रिटन एज, ये उसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है और बता दिया कि डेल्टा यू किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी के बराबर है, क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर है, डब्ल्यू जो है वर्क डन है। अब उसने बोला कौन सी कंडीशन जो आपके पास ट्रू होगी आइसोथर्मल के केस के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आइसोथर्मल का केस आता है टेम्परेचर उसके अंदर कांस्टेंट होता है और जो चेंज होता है ना इंटरनल एनर्जी का वो जीरो के बराबर होता है। तो आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शन है वो ई नहीं सॉरी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट 24 एमसीक्यूज है, अ बॉडी ऑफ मास 5 केल्विन, आपके पास बॉडी का मास गिवन है 5 केल्विन के बराबर है। ठीक है, आपको स्मॉल एम गिवन है, इनिशियली रेस्ट पे है मतलब वी आई जीरो हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है 2 न्यूटन गिवन है और आपको वर्क डन जो है फाइंड करना है, टाइम जो है 10 सेकंड गिवन है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। मास आपको गिवन था, फोर्स गिवन थी, टाइम गिवन था, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, वर्क डन फाइंड करना है, फॉर्मूला लगा दिया वर्क डन का आपने यहाँ पर। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए के बराबर होती है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपने, फोर्स आपको गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन जो आपके पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गई। अब आपने सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया। ठीक है, वी आई जीरो था तो आपके पास जीरो के बराबर आ जाएगा। अब 1/2 एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर ली 2.5, टी आपके पास गिवन था 10, आपने 2 1 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 को डिवाइड किया 5 से तो 20 मीटर जो है आपके पास आंसर आ गया। अब आपने वर्क फाइंड करना था ना यहाँ पर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स आपके पास गिवन थी 2, डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया 20 का, आपने मल्टीप्लाई किया 2 को 20 से तो आपके पास क्या आंसर आएगा 40, तो आपने 40 जो है इसके ऊपर करेक्ट कर देना है, ये ऑप्शन। अब 25 एमसीक्यू आपके पास, ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव स्पेरिकल मिरर, फोकल लेंथ गिवन है उसकी 40 सेंटीमीटर और कौन सी नेचर को जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमने ये चीज फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब भी कंकेव मिरर की बात होती है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव पुट किया फोकल लेंथ को भी और ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है, आपने लेंथ फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट की। ठीक है, सवाल के अंदर उसको आप सॉल्व करना जान चुके हैं क्योंकि मैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये सवाल बहुत दफा सॉल्व करवाए, तो आप एलसीएम लेना आपको अब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो इमेज आई है वो -120 सेंटीमीटर के बराबर आई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पे एक बताइए कि कब इसकी इमेज जो है रियल बनती है। इमेज डिस्टेंस जो है 120 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कनकेव मिरर के फ्रंट फॉर्म हो रही है, तो इसकी वजह से जो इमेज फॉर्म होगी आपके पास जो है रियल इमेज फॉर्म होगी। तो आपके पास आंसर 120 सेंटीमीटर आ गया और इमेज क्या आ रही है, रियल इमेज आ रही है। तो आपने इसके ऊपर डी ऑप्शन इस तरह से करेक्ट होगा, इमेज रियल बन रही है और डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर क्या है 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह सवाल को सॉल्व करना है। 26 एमसीक्यू से, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, इमेज जो है आपके पास वर्चुअल इमेज बनी है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर और आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। इसका सोल्यूशन को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर गिवन था, इमेज आपको गिवन थी 20 सेंटीमीटर, विजुअल इमेज होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव लिया गया है। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पर लिया गया है, लेंस फॉर्मूले का यूज किया आपने, सिंपल लेंस फॉर्मूले का यूज करने के बाद आपके पास जो फोकल लेंथ आई है वो -30 सेंटीमीटर आई है। अब आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपके ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपने कैलकुलेट यहाँ से कर ली है, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुका है। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और आपको ये वेक्टर गिवन है। ठीक है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि आप वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से तो आपके पास यूनिट वेक्टर जो है निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला जो है यूनिट वेक्टर का आपके पास गिवन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सही है, आपने पहले मैग्नीट्यूड जो है फाइंड कर लिया, ये वेक्टर आपके पास सवाल में था, आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया। मैग्नीट्यूड आप क्या कहते हैं स्क्वायर लेते हैं और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास 14 आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 6i को भी डिवाइड करवाया 14 से, ज़ाहिर है मैग्नीट्यूड है, फॉर्मूला में यही है ना कि वेक्टर को डिवाइड करो उसके मैग्नीट्यूड से,
12 को डिवाइड करा है 14 से और -4 को भी डिवाइड करा है 14 से, तो ये आपके पास जो है यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो क्या होगा 6/14 और ये आपके पास जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, 28 सवाल जो है आपके पास, आपको दो कैपेसिटर गिवन है C1 C2 और सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, आपको CE फाइंड करना है। ठीक है, आपको केस पता होना चाहिए कि जब भी सीरीज में आपके पास गिवन हो ना तो आपके पास ये वाली फॉर्मूला यूज होता है 1/CE = 1/C1 + 1/C2 सीरीज के अंदर। ठीक है, जब आपके पास केस आएगा पैरेलल का तो उसके अंदर क्या होगा CE = C1 + C2, केस डिफरेंट हो जाता है। आपको C1 गिवन है 2 पुट कर दिया, C2 गिवन है 4 पुट कर दिया, आपने इसका एलसीएम सॉल्व किया 1/CE के बराबर आ गया, तो 3/4 जो है आपके पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब आपने तो 1/CE तो फाइंड नहीं करना ना, आपने CE फाइंड करना है, तो आप इसको जब उलटेंगे ऊपर तो आपके पास 4/3 आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं ना तो वो यहाँ पर आके छोड़ देते हैं, तो ये आपका आंसर जो है गलत हो जाता है जल्दबाजी के अंदर। आपने उसको इस तरह सॉल्व करना होता है कि आपको CE फाइंड करना होता है। तो इससे बचने के लिए आपके पास ये तरीका है कि आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करें। जब आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इससे ये आपको फायदा होगा कि आपको ये रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर आके ना। तो आपने C1 C2 पुट किया तो आपके पास आंसर सेम टू सेम 4/3 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। डी ऑप्शन जो है हेलीकॉप्टर